हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो लाइन कि लाइफ में पढ़ाई हमेशा इतनी करो, मतलब पढ़ाई हमेशा इतनी करो और इतने सक्सेस हो जाओ कि कोई लड़की भले ही आपको रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप आपको रिजेक्ट ना कर सके। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे स्टूडेंट, आप इतने सक्सेस हो जाओ कि कोई लड़की भले ही आपको रिजेक्ट कर देती है लेकिन उसका जो बाप है उसको कहना पड़े, बेटा तुझसे अच्छा लड़का मेरी लड़की को नहीं मिलेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि आपको पढ़ाई करके इतनी ऊंचाइयों को छूना है, इतना आगे जाना है कि आपके पास किसी चीज की कमी ना रहे। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक महा मैराथन क्लास है, ठीक है। इसीलिए मैं इस दो लाइन को लेकर आया हूं, क्योंकि जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास देता हूं तो आपको दो लाइन जरूर सुनाता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 12th में, पूरे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि 500 नंबर पक्का वाला मैं क्लास लेकर आया हूं 12th वालों। तो अगर आप भी 12th में और आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख कर जाना। मैंने कहा था ना क्लास बहुत स्पेशल होगा, 500 नंबर पक्का, पांचों सब्जेक्ट को हम एक ही वीडियो में आज पढ़ेंगे। ये वन शॉट वीडियो है, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, देखिए साइड में आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन पांचों सब्जेक्ट में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो जो आपको पूरे साल पढ़ना है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर जितना मैं बताऊंगा इतना पढ़ के जाओगे तो 500 में 490 लेकर आओगे। देखिए स्टूडेंट, YouTube पर पहली बार पूरे साल की तैयारी एक वीडियो में, यानी कि आपको पूरे साल क्या क्या पढ़ना है सब कुछ मैं बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या आपके 12th में फिक्स होता है, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एक एक सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिंदी में जानेंगे आखिर पूरे हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरे साल क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट का हम ऑपरेशन करेंगे आज, ठीक है। फिर हम इंग्लिश, फिर फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, एक एक करके सबको फिनिश करेंगे। नो टेंशन जब तक हैं हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है भैया वो हिंदी आता है, ठीक है। ये डायलॉग तो मैंने आपको बताया काफी इंटरेस्टिंग डायलॉग था। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। देखो स्टूडेंट, हिंदी में आपको 100 में 100 कैसे लाना है पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। फिर इंग्लिश का, फिर ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा। क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न है भैया, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। आपको ये पता ही है, आपका हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। पहले हम खंड का को डिस्कस करेंगे, 50 नंबर का पेपर, ठीक है। फिर खंड खा को, ठीक। देखो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। अब देखो स्टूडेंट, कोई भी टीचर हो वो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में नहीं बता सकता कि भैया यही क्वेश्चन पढ़ लो यही आएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता। बहुविकल्पीय में मैं बात कर रहा हूं। वैसे हिंदी में 40 नंबर के ऐसे टॉपिक हैं जो एकदम फिक्स है, हर एक टीचर वो बता सकता है कि हाँ यही आएगा। लेकिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको फिक्स टॉपिक भी अभी लास्ट में बताऊंगा। तो ये 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इसके 10 में 10 लाने का एक ही तरीका है कि आप लोग डेली कम से कम 10-20 क्वेश्चंस को पढ़ें ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप 400 से 500 क्वेश्चन हिंदी का पढ़ लेते हैं तो आपका ये 10 नंबर कंप्लीट रहेगा। टाटा बाय बाय, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, डेली क्वेश्चंस को पढ़िए। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, वैसे अगर आप लोग सर्च करेंगे YouTube पर क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो आपको वो क्लास मिल जाएगा, ठीक। देखिए दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश, ये भी 10 नंबर का आता है। इसमें 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग इन 3 चैप्टर से एक ना एक गद्यांश जरूर आएगा। देखो गद्यांश होता क्या है, गद्यांश को कैसे सॉल्व करें, सारे टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं।
बस आप लोग YouTube पे सर्च करते जाओ, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। तो ये 3 चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, मेरे हिसाब से हिंदी के गद्यांश के लिए ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, आप सारे चैप्टर पढ़ो, लेकिन मेरे कहने का पर्पस ये है कि ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गद्यांश के लिए। आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया 10 नंबर का गद्यांश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो हमें सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो हम थोड़ा फास्टली चलेंगे। आप लोग स्मार्ट बनिए, थोड़ा फास्ट बनिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 10 नंबर का भैया आता है। इसमें कुछ चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अब आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि आपको चैप्टर सारे पढ़ने हैं, जितने चैप्टर हैं सबको पढ़ना है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिनको बिल्कुल मिस नहीं करना वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते, उनके लिए ये क्लास बहुत खास है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी खास है। देखो इसमें पवन दूती का चैप्टर, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत महादेवी वर्मा जी का नौका बिहार, ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी के पद्यांश के लिए। तो अगर हिंदी का पद्यांश पूछा जाएगा किस चैप्टर से ज्यादातर चांसेस हैं, तो इन्हीं चैप्टर से आएंगे। 2 पद्यांश रहेगा, करना आपको एक ही रहेगा। भैया पानी वानी लेकर बैठिएगा, क्लास थोड़ी लॉन्ग है, ठीक है। नींद लगेगी फट से पी लेना, थोड़ा छींटा मार लेना, क्योंकि पढ़ाई करना है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊं, अगर आपको इस 500 नंबर पक्का वाला पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ करके लिख देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे आप ही का बेनिफिट होगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखो, लेखक का साहित्यिक परिचय भैया 5 नंबर का आता है। मेरे हिसाब से ही नहीं, सबके हिसाब से टॉप 5 टॉप 3 जो लेखक हैं वो कौन कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इन 3 जो लेखक हैं इनका जीवन परिचय आप पढ़ लेना, जिसको हम लोग साहित्यिक परिचय बोलते हैं। एक क्लास मैंने आपको दिया है, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आप सर्च करेंगे आपको तीनों जीवन परिचय मिल जाएगा, या आप एक एक करके भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक सर्च करो, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, आपको क्लास मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, नो टेंशन, ठीक है। बस हमें आप सपोर्ट करते रहें, सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट 5 नंबर टॉपिक देखिए, कवि का साहित्यिक परिचय। कवियों में कौन कौन से कवि आ सकते हैं भैया, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं जी मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। ये तीनों कवियों का आप साहित्यिक परिचय पढ़ लेना, क्योंकि ये तीनों मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जगह पे आप लोग मैथिली शरण गुप्त जी को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों में चांसेस ज्यादा है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी को अगर पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जगह पे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ के जाना है। महादेवी वर्मा जी का भी पढ़ लेते हैं तो और भी ज्यादा बेटर है। देखो स्टूडेंट, तैयारी अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल की करेंगे, थोड़ी और अच्छे से करेंगे, तो इसमें बेनिफिट आप ही का है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये कवि का साहित्यिक परिचय, एक आइडिया मैं आपको बता देता हूं, ताकि जो बच्चे, देखो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये फिक्स होते हैं, मैं पहले बता दूं, अभी लास्ट में मैं फिक्स टॉपिक का मैंने लिस्ट बनाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जीवन परिचय जो होते हैं भैया लगभग फिक्स होते हैं, 5 नंबर लेखक का, 5 नंबर कवि का, ये 10 नंबर मेरे अकॉर्डिंग तो फिक्स होता है, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब आते हैं कहानी पे। कहानी वाला जो टॉपिक है भैया ये तो फिक्स होता ही होता है, क्योंकि कहानी में 3 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पंचलाइट कहानी को पढ़ लीजिए, बहादुर कहानी को पढ़ लीजिए, ध्रुव यात्रा को पढ़ लीजिए, ये 5 नंबर का आता है। इसमें 2 चीजें होती हैं कहानी में, एक होता है उद्देश्य, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, एक होता है सारांश, ठीक है, सारांश, ठीक। तो आपको क्या करना है, जैसे पंचलाइट कहानी है, इसका उद्देश्य और इसका सारांश दोनों पढ़ना है। बहादुर कहानी है, इसका उद्देश्य और इसका सारांश दोनों पढ़ना है। ध्रुव यात्रा कहानी है, इसका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है, क्योंकि कहानी 3 ही है मेन, ठीक है, एक लाठी भी है, लेकिन ये 3 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल से पढ़ के जाइएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया कहानी सेशन, ये भी 5 नंबर बिल्कुल फिक्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कहानी पढ़ लो भैया, कहानी तो कहानी एक स्टोरी की तरह आप पढ़ लोगे, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, टॉपिक नंबर 7 खंड काव्य पे आते हैं। ये टॉपिक जो होता है ये जिला वाइज होता है, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं
तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं, कुछ जिलों में आपको मुक्त यज्ञ मिलेगा, कुछ में सत्य की जीत, कुछ में रश्मि रथी, कुछ में आलोक वृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार। तो ऐसे कुछ जिलों को ग्रुप में रखा गया है। कुछ जिलों में आपको मिल जाएगा मुक्त यज्ञ, जैसे हम गोंडा जिले से हैं तो हमारे में त्यागपति है। ठीक है, तो आप किस जिले से हैं और आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि आखिर कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। ठीक है, एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। खंड का हमारा फिनिश हो चुका है। देखो, खंड का में हमने 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश और लेखक और कवि का मिलाकर 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, खंड काम में इतने ही टॉपिक्स आते हैं। अब चलते हैं हम लोग खंड खा की ओर। देखो, हमें सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, मिनिमम टाइम में और अच्छे से, तो आपको धीरे धीरे नहीं, थोड़ा अच्छे से रेस में चलना होगा। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो थोड़ी स्पीड में आप लोग कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत तेजी से चले जाएं, पीछे का सब भूलते जाएं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अच्छे से एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करना होगा, तभी आप बेटर मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ठीक है, स्मार्ट तरीका क्या है, आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स को ढूंढिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरे टॉपिक्स को पढ़ना और मेन टॉपिक्स को पढ़ना, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक टॉपर से जाकर पूछिए, सबसे पहले वो उस टॉपिक को पढ़ता है जो लगभग फिक्स होता है, ताकि उसका कुछ नंबर फिक्स हो जाए, बाकी आगे के टॉपिक्स को वो धीरे धीरे कवर करते हुए चलता है। ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है, संस्कृत गद्यांश की बात करें, हमारा जो खंड खा होगा उसमें सबसे पहले संस्कृत गद्यांश आएगा, 7 नंबर का ये रहता है। ठीक है, देखो 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे संस्कृत का गद्यांश आ सकता है या आएगा। संस्कृत भाषा है महात्म, महामना मालविया, पंचशील सिद्धांता। एक और लिख लीजिएगा, जातक कथा। मेरे अकॉर्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन चारों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे मेरे दोस्त, 7 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, कोई नहीं, बिल्कुल फिक्स है, एकदम फिक्स। ठीक है, तो आप इन 4 चैप्टर को गद्यांश के लिए पढ़ लेना, मैं प्रीफर करूंगा। ठीक है, बाकी जो चैप्टर्स हैं पढ़ना आपको सबको है, टाइम आपके पास अभी है, आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, बट दीज 4 चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर संस्कृत गद्यांश। ठीक है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ठीक है, आगे ना घर का ना घाट का हूं मैं हूं। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर टॉपिक, संस्कृत पद्यांश या श्लोक। इसमें 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक फिक्स होता है। देखो, एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इसमें जो 10 से 15 जो श्लोक हैं, अगर उसी को आप पढ़ लेते हो, आपका 7 नंबर एकदम कंप्लीट रहता है। मतलब ये टॉपिक फिक्स होता है। हाँ, जातक कथा, इसमें सिर्फ एक ही श्लोक है, मतलब जो मेन पद्यांश या श्लोक है वो इसी चैप्टर में है, बाकी कुछ चैप्टर में एक एक श्लोक दिया गया है, तो उसको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं ये फिक्स है, क्योंकि एक ही चैप्टर में सबसे ज्यादा श्लोक है, और सुभाषित रत्नानी एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक ना एक श्लोक आएगा ही आएगा। हो सकता है दोनों इसी चैप्टर से आ जाए, तो मेहनत आपके ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब आते हैं, अब ये सब है भैया, देखो ये सब जो टॉपिक है ये भी एकदम फिक्स की कैटेगरी में नहीं आते। इसमें कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे, दैट्स नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता। देखो, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, आपठित गद्यांश, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, और भी टॉपिक है मेरे दोस्त, जैसे वाक्य संशोधन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको करना क्या है। देखिए, इसमें जो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, इसके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, बहुत इजी होता है। 3-4 क्वेश्चन रहेगा, किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा, बहुत इजी है मेरे दोस्त, नो टेंशन। ठीक है, और आपठित गद्यांश जो है इसको समझना होगा। एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं 5 नंबर के, या फिर आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको जो आंसर देना है उसी गद्यांश में से ढूंढ कर देना है। तो भैया ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स हैं इसके क्वेश्चंस को आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, ये सब फिक्स नहीं है। इसमें आप 2-2 नंबर के जो भी आते हैं, आप 5 से 10 क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, बहुत है इसका। ठीक है, आप अगर एक हफ्ते 10-10 क्वेश्चन इस टॉपिक के पढ़ लेते हैं, पूरा फिनिश हो जाएगा। इन टॉपिक्स में कोई भी दम नहीं है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग अगर एक हफ्ते भी इनको ध्यान से अच्छे से दे देते हैं, तो आपका कंप्लीट ये हो जाएगा हिंदी व्याकरण का जो ये टॉपिक है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये टॉपिक है जो फिक्स होता है भैया। ये है रस छंद अलंकार, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये। अब ये कुल मिलाकर भैया 6 नंबर होता है,
और ये 6 नंबर आपका फिक्स होता है। रस में आप हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है। छंद में आप दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां। अलंकार में आप रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब पढ़ लो भैया, 6 नंबर कंप्लीट। और मैंने इस टॉपिक को आपको पहले भी पढ़ाया, आप लोग सर्च करो यूट्यूब पे रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लो भैया, झंझट ही खत्म। ठीक है, देखिए पत्र लेखन भैया 6 नंबर का आता है। इसमें आप लोग पत्र लिखने का तरीका समझो, व्हाट इज द राइट मेथड टू राइट अ लेटर। ठीक है, पत्र हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आपने ये सीख लिया तो भैया ये सब चुटकियों का खेल है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा सब कुछ। और लास्ट में आपका आता है निबंध। निबंध में कुछ निबंध ये 9 नंबर का आता है। कुछ निबंध मैं बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। मेरे अकॉर्डिंग ये 4 निबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बाय द वे किसी और टॉपिक पर निबंध आ जाता है तो आपको निबंध लिखते कैसे हैं ये पता होना चाहिए। देखो निबंध लिखते समय आपको हेडिंग विशेष कर ध्यान देना है। जैसे सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार। जैसे आप लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध, तो पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, रेडियो धर्मी प्रदूषण, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर पर्यावरण प्रदूषण से हानि और फिर उपसंहार। ठीक है, तो ऐसे आपको हेडिंग लिखना है। ये ध्यान रखना कि 2 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रस्तावना और लास्ट उपसंहार। वैसे निबंध पे भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं, जल्दी से जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट निबंध को भी बताया है और निबंध लिखते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया हिंदी के जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ टॉपिक इसमें जो फिक्स होते हैं वो मैं लास्ट में डिस्कस कर देता हूं। देखो फिक्स टॉपिक जो है भैया वो कौन कौन से। लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कवि का साहित्यिक परिचय, इसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ सकते हैं। कहानी पंचलाइट बहादुर, ध्रुव यात्रा, खंड काव्य आपके जिले में जो है उसको पढ़िएगा। संस्कृत पद्यांश या श्लोक, ये भी सुभाषित रत्नानी चैप्टर का पढ़िएगा। रस, छंद, अलंकार 6 नंबर। ये फिक्स टॉपिक है कि आने ही आने हैं। कितने नंबर, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 27, 15, 5, 20, 27 और 6, 33 नंबर के टॉपिक लगभग मेरे हिसाब से फिक्स होते हैं। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स फिक्स हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। चलो हिंदी तो मैंने देख लिया, अब इंग्लिश को देखते हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हिंदी हो गया, अब इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबको हम आज निपटारा करेंगे। फिनिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने इंग्लिश वाले टॉपिक्स पे। भैया इंग्लिश जो हमारा होता है ENGLISH, ठीक है, सबको पता है। ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। इट्स डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। सेक्शन ए जिसको हम रीडिंग सेक्शन बोलते हैं, ये रीडिंग सेक्शन है मेरे दोस्त, ऊपर मैं लिख देता हूं रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग सेक्शन जो हमारा होता है भैया ये 15 नंबर का आता है। इसमें एक अनसीन पैसेज रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसका आंसर दो, आपको 15 नंबर मिल जाएगा इजिली। ठीक है, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें एक आर्टिकल और एक लेटर आपको लिखना होता है, 20 नंबर का ये रहेगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा। सेक्शन सी हमारा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन होता है, जिसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। सेक्शन डी आपका लिटरेचर होता है, जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 40 नंबर का रहेगा। तो 50 देखो 40 और 20 60, 60 और 20 85, 85 और 15 100 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा। ये तो था बेसिक नॉलेज। अब चलिए एक एक सेक्शन को देखते हैं, किस प्रकार के कौन से टॉपिक्स आएंगे, हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो सबसे पहले भी डिस्कस सेक्शन ए, सेक्शन ए शायद यहां पे नहीं लिखा है मेरे दोस्त, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए को मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं। ये रीडिंग सेक्शन होता है, देखो शायद उसमें है नहीं तो मैं बता देता हूं। सेक्शन ए रीडिंग होगा। इसमें होगा क्या, एक आपको ऐसे पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, इसके नीचे 1 2 3 4 करके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 1 2 3 करके
3 वोकेबुलरी रहेगा, ठीक है, ऐसे। यानी कि एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर के, टोटल 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सिंपल सा है, मतलब 1 अनसीन पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरीज रहेंगी। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, वो सॉरी 3 नंबर का, 4 क्वेश्चन 12 नंबर, और 3 वोकेबुलरी रहेंगी एक एक नंबर के, 3 नंबर, इसका टोटल 15 नंबर का ये रहेगा। मैं यहीं पे बता देता हूं, आगे हम आपको अनसीन पैसेज भी मैंने आपको बताया और आगे भी हम बताते रहेंगे। सेक्शन बी पे अब हम चलेंगे, शायद सेक्शन ए का हेडिंग नहीं था इसीलिए मैंने आपको वहां पे बता दिया। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन में आपको आर्टिकल और लेटर लिखना होता है। देखो आर्टिकल राइटिंग सबसे पहले मैं देखता हूं, देखो लगभग आपको 150 वर्ड्स में लगभग आपको लिखना होता है। तो इसमें किस प्रकार के आर्टिकल्स आते हैं? डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स बताए थे, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, माय प्लान फॉर फ्यूचर, ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, द प्लेस ऑफ मदर, द रोल ऑफ मदर इन सोसाइटी। तो ऐसे ऐसे कई आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। बाय द वे हम यहाँ पे आर्टिकल्स का नाम तो नहीं ले रहे हैं, आप लोग अगर सर्च करोगे, मैंने एक क्लास आपको दिया है जिसमें मैंने आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बताया है और आर्टिकल लिखते कैसे वो भी बताया। तो सर्च कर लो जल्दी से, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाके देखिए, ठीक है। और किस प्रकार के आर्टिकल्स आएंगे वो मैंने बता दिया, तरीका आप वहां से समझिए। लेटर राइटिंग 10 नंबर का ये भी रहेगा। इसमें एडिटर लेटर और कंप्लेंट लेटर आता है। जैसे आप किसी समाचार पत्र के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं और या फिर शिकायती पत्र लिख रहे हैं, कंप्लेंट लेटर, 2 प्रकार के लेटर आते हैं। लेटर लिखते कैसे हैं इसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इसका भी मैं क्लास आपको दे चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको वो भी क्लास मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूं, नहीं देख रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, गलती आपकी है, उसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ना आपको है, मेरा काम है आपको मार्ग दिखाना, आपको एक रास्ता दिखाना कि आप कैसे अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच पाओगे। और अगर आपकी मंजिल में कोई कांटा पड़ा हुआ तो उसको उठाकर फेंकना मेरा काम है भाई, ठीक है। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। मैं आपके घर नहीं आऊंगा कि देखूंगा भैया पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं या फोन चला रहे हैं, अपने कॉपी की बुक के अंदर रख के फोन चला रहे हैं, भाई धोखे में तो नहीं रख रहे हो, ठीक है। अगर धोखा दोगे तो किसी और को नहीं, आप खुद को दोगे, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर आता है मेरे दोस्त, 25 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और भी टॉपिक्स हैं, देख लो। सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, अगर आप लोग इसके रूल्स को पढ़ लेते हैं भैया बहुत अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सबके रूल्स को पढ़ेंगे तो आपका नंबर तो फिक्स है ही है, ठीक है। लेकिन आप इसके क्वेश्चंस को रेगुलर सॉल्व करें, जैसे 5-5, 10-10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन अगर आप लोग डेली 1-2 हफ्ते तक सॉल्व करेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। 2-2 नंबर जो भी आता है, 2-2, 4-4 नंबर का, तो इसमें आपको करना क्या है, डेली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है किसी चीज में तो आपको निरंतर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है 5 नंबर का, मतलब आपको हिंदी का एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा भैया इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आप कब कर पाओगे, जब आपका टेंस थोड़ा अच्छा होगा। आप अगर टेंस आपको पता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस इसमें कैसे क्या होते हैं सारे टेंस में, तो आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अब सेक्शन डी लिटरेचर पे आते हैं भैया, 40 नंबर का पूरे आता है। इसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रोज से 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 सॉल्ट रहेगा, देखो 13, 2 सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। ये किस चैप्टर से आ सकता है आपका सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, किस चैप्टर से आएगा, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैप। मेरे अकॉर्डिंग ये 4 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 4 चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं वो हर मायने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इसको जरूर पढ़ना है। इसी से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा 7 नंबर का, ठीक है। यानी कि 8 और 7 मिलाकर 15 नंबर आपको दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर भी इन्हीं चैप्टर से आने के ज्यादा चांसेस हैं।
चैप्टर जो बच रहे हैं उनको भी आपको पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको आप मिस कर दें, नो, उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चैप्टर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे पोएट्री में देखो, पोएट्री में आपको पोएट्री एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा आएगा भैया 6 नंबर का, मतलब ये टोटल 10 नंबर का आता है पोएट्री सेशन। एक पोएट्री का स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसके नीचे आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, आपको 6 नंबर इसके लिए मिलेगा। वो एक्सट्रैक्ट्स, वो स्टैंजा जो है वो किस किस चैप्टर से आ सकता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ये सेंट्रल आइडिया है भैया, 4 नंबर का आता है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया तो इन्हीं 3 चैप्टर से आएंगे, मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया की दृष्टि से। अगर आप सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाते हो, यही एक टॉपिक इंग्लिश में होता है जो फिक्स होता है। जैसे हिंदी में तो 33 नंबर के टॉपिक फिक्स थे, लेकिन यहां पे सिर्फ सेंट्रल आइडिया फिक्स होता है, बाकी की भैया कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हाँ वही आ जाए। क्वेश्चन का नाम लेने से या क्वेश्चन देखने से वही क्वेश्चन नहीं आ सकता, या आ भी सकता है, कैन बी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ, ठीक है। तो इसमें 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया आप पढ़ लो भैया, 4 नंबर कंप्लीट, और इन्हीं चैप्टर से आपके स्टैंजा भी आएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, सप्लीमेंट्री पे हम लोग चलेंगे। सप्लीमेंट्री ये प्रोज की तरह ही रहेगा, 15 नंबर का, इसमें भी 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग रहेगा। देखो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? द थर्ड लेवल इंपॉर्टेंट है, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। मेरे अकॉर्डिंग ये 4 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी एक हमारा रहेगा भैया, तो वो भी इसी चैप्टर से आ सकता है, ये 7 नंबर का रहेगा, ये भी आपका इसी चैप्टर से आ सकता है, जो चैप्टर्स मैंने आपको यहां पे बताए हैं। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का पूरा पेपर कैसा आएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया। सेक्शन ए आपका 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का और सेक्शन डी आपका रहेगा 40 नंबर का। टोटल मिलाओ तो आपका 100 नंबर का ये पेपर रहेगा, ठीक है। ये हो गया मेरे दोस्त, ठीक। इंग्लिश भी कंप्लीट हुआ, तो हिंदी और इंग्लिश का हमने काम खत्म कर दिया। अब चलते हैं अपने फिजिक्स की ओर। अभी तो 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स के टॉपिक्स को देखते हैं। देखो भैया, जितने अच्छे से मैंने इसको लिखा है, जितने अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सोच सकते हो कितनी ज्यादा मेहनत मैंने की है। तो आपको मेहनत नहीं करना है, बस लाइक वाला बटन दबा देना, सब्सक्राइब वाला दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। इससे बेनिफिट आपका होगा कि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहेगा, दोनों का बेनिफिट होगा भाई ना। तो ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, फिजिक्स के टॉपिक्स को। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, इनका नाम है फिजिक्स, और ये इतने भयानक सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत सारे स्टूडेंट देख के डर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं सर फिजिक्स मेरे समझ में नहीं आती, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता, डेरिवेशन करना नहीं आता है, फिजिक्स में क्या करें, आखिर फिजिक्स का करें क्या? अगर इसके इन्वेंट जिसने फिजिक्स का आविष्कार किया था वो अगर मिल जाए भाई, तो उनको हम लोग घेर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, फिजिक्स भी एक अपने आप में सब्जेक्ट है। अगर आप इसको समझ गए ना, सीक्वेंस वाइज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप टॉपिक पढ़ लें हर चैप्टर का, तो आपको समझ में कम आएगा। तो आपको फिजिक्स को रेगुलर सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज, ठीक है। देखो इसमें मैं टॉपिक्स बता देता हूं। सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं चैप्टर वाइज आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। जैसे ही दूसरा चैप्टर आएगा मैं दूसरे चैप्टर का नाम ले लूंगा। देखो विद्युत आवेश और आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पढ़ लेना है। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको तो पढ़ना ही है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, टॉपिक्स का मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है। आप लोग पढ़ते हुए देखते हुए चलिएगा। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय, ये भी डेरिवेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गॉस के प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं। देखो अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 9 टॉपिक हमारे चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में डेरिवेशन है।
जैसे अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, ठीक है, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन टॉपिक्स को, जो मैंने 9 टॉपिक बताए, इसको बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना। बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन ये 9 टॉपिक बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर आता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर। देखो इसमें विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव और विभव प्रवणता, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चालक की धारिता, संधारित्रों का संयोजन, ये 16 तक के जो टॉपिक है ये हमारे सेकंड चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ डेरिवेशन है, जैसे अच्छी स्थिति पर विभव, निरक्षीय स्थिति पर विभव। एक डेरिवेशन और है जो मैंने शायद नहीं लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये डेरिवेशन भी आपको पढ़ लेना है। और इसी में 2 डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक यदि उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल से कंप्लीट करके जाना है। सेकेंड चैप्टर के टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर विद्युत धारा पे आएंगे, इसमें सबसे पहले विद्युत धारा को ही पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल से ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। जैसे हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वैसे ये भी टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधों का संयोजन, सारे के सारे टॉपिक जो यहां पे लिखे हैं ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसी में किरचॉफ का नियम भी है। किरचॉफ का नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 विद्युत धारा से इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व को देखते हैं। इसमें बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम, चुंबकीय क्षेत्र, इतने टॉपिक हमारे चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट हैं। देखो एम्पियर के परिपथीय नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं डेरिवेशन में, उसको भी आपको करना है, ठीक है। देखो यहां पे जो टॉपिक मैंने लिखा है ये सारे के सारे वीवीआईपी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स और बचते हैं जो आपको करके जाना है, वो आप अलग से आप देखिए, ठीक है। चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में आपको दिक्पात कोण इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर 5 थोड़ा छोटा है। चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर 5 के क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो भैया ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर है, हर चैप्टर में लगभग एक ना एक इंपॉर्टेंट नियम आपको दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी में आपका, हाँ, इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 6 से इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। चैप्टर 7 पे हम लोग चलेंगे मेरे दोस्त, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है। विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये सब परिपथ आपको पढ़ना है। वाटहीन धारा के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, विद्युत जनित्र अथवा डायनामो, ये चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर हम लोग चलते हैं 8 पे, ठीक है। इसमें मैक्सवेल, देखो इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें मैक्सवेल का समीकरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये हमारे चैप्टर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसे आप लोग एक एक चैप्टर के टॉपिक्स को देखते चलिए, आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट करते चलिए, ठीक है। मैं आपको आगे आगे सारी चीजें बताऊंगा, इनका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। आज मैंने सोचा क्यों ना 5 सब्जेक्ट को एक ही क्लास में आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। आइडिया अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर पे। देखो इसमें प्रकाश का परावर्तन, देखो ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसमें भैया आपके टॉपिक्स भी ज्यादा होंगे। तो प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आगे देखते हैं प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, ठीक है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र, लेंस की क्षमता, मैंने बताया ना कि ये लॉन्ग चैप्टर है तो इसमें टॉपिक ज्यादा होंगे। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा, ठीक है।
और इतने टॉपिक आपके चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी में इंपॉर्टेंट हैं। देखो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, पूरा सब्जेक्ट हमें कवर करना है, अभी केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तो आपको थोड़ा फास्टली मैं चल रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं, जो आपका तरंग प्रकाशिकी चैप्टर है। इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, और हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण, यंग का प्रयोग। देखो भैया इसमें सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक जो है डेरिवेशन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे टॉपिक चैप्टर 10 के थे। अभी एक और है फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी से इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 11 पे हम आते हैं, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें कार्यफलन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी इसी को बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, ऐसे भी टॉपिक्स हैं, तो सबको कंप्लीट करो ना, छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं, परमाणु चैप्टर पे, शायद हाँ, रदरफोर्ड का कण अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग नाभिक की खोज, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, और भी टॉपिक है शायद, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतने टॉपिक आपके चैप्टर 12 परमाणु में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 नाभिक में देखिए, नाभिकीय बल, अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध, ये नाभिक चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इतने टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 13 से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14 पे अब हम लोग चलेंगे, हमारा लास्ट चैप्टर है अर्धचालक। इसमें अर्धचालक ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, ठीक है, और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, जेनर डायोड, अर्धचालक डायोड, इतने टॉपिक हमारे चैप्टर 14 से इंपॉर्टेंट हैं। तो टोटल फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया। इसमें भी ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 83, 82, इनको बिल्कुल से आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। तो हमारा फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, अभी 2 सब्जेक्ट हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। नींद आ रही होगी तो पानी लेकर बैठे होंगे आप लोग, ठीक है, पी लेना, ठीक है, सबसे अच्छा यही उपाय है नींद को भगाने का। चलिए केमिस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ये केमिस्ट्री है। भैया केमिस्ट्री जो है ये स्टूडेंट्स के लिए ये भी थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन फिजिक्स से थोड़ा कम, ठीक है। केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी है मेरे अकॉर्डिंग। देखो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है विलयन, और विलयन चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो विलयन तथा विलयनों के प्रकार, हेनरी का नियम, मोलरता, मोललता, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये लिख कर ले लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएंगे, डेरिवेशन भी आएंगे। देखो केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, रिएक्शन है, ये सब आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए, इसमें मोल प्रभाज या मोल अंश, राउल्ट का नियम, आदर्श तथा अनादर्श विलयन और परासरण दाब, ये जो 8 टॉपिक हैं ये हमारे चैप्टर 1 विलयन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम बिल्कुल से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब जो मैंने बताया है ये सब टॉपिक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं और टॉपिक्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 10 ही चैप्टर हैं। दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। इसमें देखो विद्युत चालकों के प्रकार, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व या चालकता, मोलर चालकता, कोलरॉस का नियम, ये सब चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट हैं। देखो कोलरॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लिया है, ठीक है। इसमें ऐसा मत पूछिएगा कि सर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम, इसमें सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक सेल, जितने भी टॉपिक्स में यहां पर मैंने लिखा है सबके सब टॉप
ब्रांच मतलब टॉप क्वेश्चंस हैं जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी में हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है सेल का विद्युत वाहक बल। ये हमारे चैप्टर 2 विद्युत रसायन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी पे हम लोग चलेंगे भैया। इसमें अभिक्रिया की दर या वेग, वेग नियम या दर व्यंजक, ठीक है, उसके बाद में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, इसको तो बिल्कुल से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की कोटि कई प्रकार की होती है, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया की आणविकता में एक आणविक, द्वि आणविक, त्रि आणविक, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। ये चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे। चैप्टर 4 पे हम चलते हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर का नाम है। इसमें डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व को आपको पढ़ना है, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर आता है। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 है, उप सहसंयोजन यौगिक। इसमें उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है, उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, लिगेंड्स क्या होते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत, बीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, सारे के सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं नाम लेते हुए चल रहा हूं। आगे देखिए, हाइलोएल्केन। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन। इसमें देखो हाइलोएल्केन्स क्या होते हैं, हाइलोएल्केन का नामकरण कैसे करेंगे, हाइलोएल्केन को बनाने की विधियां भी आपको पढ़ना है। उर्स अभिक्रिया, SN1 तथा SN2 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसमें नेम्ड रिएक्शन होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइलोएरीन में हाइलोएरीन का नामकरण, इसको बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब हमारे चैप्टर नंबर 6 हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब नाम से स्पष्ट है, हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन। मतलब हाइलोएल्केन होता क्या है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ लेना है, काम खत्म हो जाएगा। इसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, CF2Cl2, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में क्या क्या पढ़ना है, तो एल्कोहल के बारे में पढ़ लो, फिनॉल और ईथर तीनों के बारे में पढ़ लो, सिंपल है। इसमें एल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है, याद होगा आपको। एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशंस, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कैसे करोगे, ठीक है, कैसे आप बताओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। ठीक है, देखो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल क्या होता है, व्हाट इज एथिल अल्कोहल और एथेनॉल। ठीक है, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल का वर्गीकरण आप कैसे करोगे, मतलब पहले एल्कोहल्स को आपको पढ़ना है, फिर फिनॉल्स को पढ़ना है, फिर ईथर, फिनॉल के निर्माण की विधियां, फिर ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ईथर का नामकरण, ईथरों के निर्माण की विधियां। ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक है एल्कोहल है तो वो होता क्या है, उसका नामकरण कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, उसके जो कंपाउंड है उसको पढ़ना होगा, फिर फिनॉल, फिर ईथर। ठीक है, ईथर में देखते हैं और है कि नहीं। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि मैंने आपको बताया है, C2H5O, C2H5, इसको बोलते हैं हम लोग डाई एथिल ईथर। इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका चैप्टर नंबर 7 था। ठीक है, अब चैप्टर 8 पे हम चलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, देखो भैया CHO वाला ग्रुप आपको पता होगा, ये एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, स्मिट अपक्रिया, ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 एमीन पे चलते हैं। एमीन में आपको नाइट्रो यौगिक के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन। ठीक है, एथिलेमीन बनाने की विधि, जो आपका एथिलेमीन होता है C2H5NH2, एथिलेमीन होता है। ठीक है, डाइएजोनियम लवण क्या होते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट चैप्टर नंबर 10 पे, जिसका नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल होता है, हम लोग भोजन करते हैं, चावल लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज। ठीक है, ये सब चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक्स हैं। ठीक है, एमिनो अम्ल हमारे अंदर पाया जाता है, प्रोटीन हम लोग लेते हैं भैया,
मतलब हमारे अंदर, हम जीवों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आपको उसके बारे में पढ़ना होता है एज अ केमिकल फॉर्मेशन में, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए, व्हाट इज द डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में विटामिन क्या होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इन सबको आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ना होता है। ये हमारा 10 नंबर चैप्टर था। तो हमारे केमिस्ट्री में टोटल 75 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक। देखो मैं टॉपिक्स का नाम लेते हुए चल रहा हूं, वैसे भी क्लास बहुत लॉन्ग हो रही है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए, टॉपिक्स को समझ लीजिए। आगे आगे मैं टॉपिक्स को सॉल्यूशन भी दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर लास्ट, और ये हमारा केमिस्ट्री के टॉपिक हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है बायोलॉजी। 12th बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, चलिए उनको भी देखते हैं, बायोलॉजी को। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अपने बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बायोलॉजी को देखने के बाद थोड़ा बच्चों को सुकून मिलता है कि यार थोड़ा सा तो इजी है, बायोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा इजी है। देखो फिजिक्स बच्चों को थोड़ा टफ ज्यादा लगता है, केमिस्ट्री उससे थोड़ा कम, बायोलॉजी उससे भी कम, फिर इंग्लिश उससे भी कम, फिर हिंदी सबसे कम, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप सभी की एक माइंडसेट को मैं बता रहा हूं, सही है कि नहीं, बताइए कमेंट में, आप लोग बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं, आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, कौन सा इजी, कमेंट करके बता देना, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं सबसे पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आप परिपक्व परागकोश का चित्र बनाना सीख लीजिए, क्योंकि हमारे बायोलॉजी में थ्योरी, चित्र ये सब होता है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, रिएक्शन ये सब नहीं होते मेरे दोस्त, सिर्फ थ्योरी, चित्र ये सब आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। परिपक्व परागकोश का चित्र, आवृत बीजी बीजांड का चित्र, परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, जिसमें आपको स्वपरागण, पर परागण इसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्विनिषेचन क्या होता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अनिषेक फलन, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ये सब हमारे चैप्टर 1 के ही टॉपिक हैं। चैप्टर्स में आपको बताते हुए चल रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं। दूसरा चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो स्टूडेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है तभी संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें आपको मनुष्य के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होता है। इसमें आवर्त चक्र क्या होता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लेडीज में पाया जाता है, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है। अंडाणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या होता है, मनुष्य में यौन, मतलब इतने टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट है। आवर्त चक्र, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, टॉपिक और भी है, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। इसमें आपको मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है उसका चित्र बनाना आना चाहिए, उसका वर्णन करना आना चाहिए, कौन सा पार्ट कहां पे है, शायद इसमें लिखा नहीं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मनुष्य का जो मादा जनन तंत्र है उसका भी चित्र बनाना आना चाहिए और एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, वो टॉपिक भी बहुत आता है, शायद यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। चैप्टर 3 पे हम लोग चलेंगे, जनन स्वास्थ्य पे। इसमें मनुष्य में यौन संबंधी रोग, व्हाट इज ट्रांसमिटेड, एसटीडी जो होता है, ठीक है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, यौन संबंधी रोग, उसको आपको बताना होता है। परिवार नियोजन क्या होता है, इसको आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना होता है। चैप्टर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इसमें आपको आनुवांशिक रोग पढ़ना है। जैसे भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग भी है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आनुवांशिक रोग क्या होता है, प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होता है, एक संकर और द्विसंकर क्या होता है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, क्रॉस भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, मेंडल का नियम, भैया इसको तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम से पढ़ के जाइएगा, मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, जीन क्या होता है, ये सब आपको इस चैप्टर से पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे, शायद 5 चैप्टर है, वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। इसमें देखिए डीएनए तथा आरएनए क्या होता है, व्हाट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपको बायोलॉजिकल फॉर्म में बताना है, वहां पे जो मैंने जैव अणु में बताया था वो केमिकल तरह से आपको बताना था, यहां पे बायोलॉजिकल तरह से, बाकी सेम चीजें हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए,
डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आनुवंशिक कोड्स, जेनेटिक कोड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर शायद 1 आपका पुष्पिपादप, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ठीक है, 4, 5, चैप्टर नंबर 5 भी हो चुका है। चैप्टर 6 पे हम लोग चलेंगे। देखो चैप्टर के नंबरिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको सीक्वेंस वाइज समझ लेना है, बुक आपके सामने होना चाहिए। चैप्टर 6 जैव विकास पे हम लोग चलेंगे। इसमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपको पढ़ना होता है, आखिर हम लोगों का विकास कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में। जैव विकास के प्रमाण क्या है, क्या क्या इसके प्रूफ हैं, डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना होता है। पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, ये सब जैव विकास के टॉपिक हैं। हालांकि 2022 या 21 में शायद इस चैप्टर को हटा दिया गया था, फिर से इसको लाया गया 2024 में, और शायद 25 में भी आपको पढ़ना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुकूली विकिरण, मानव के विकास, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। अब मैं नेक्स्ट नाम लूंगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर की नंबरिंग आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर है, शायद चैप्टर नंबर 7 होगा। इंटरफेरेंस क्या होता है, मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारे अंदर जो रोग होते हैं, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो इंटरफेरेंस क्या होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमें रोग जनकों से बचाता है, ठीक है, वो उसके बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक। इम्यून सिस्टम। स्टेम कोशिका क्या होती है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या होते हैं, मलेरिया, डेंगू, बुखार, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपका है नेक्स्ट चैप्टर, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के टॉपिक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर शायद हमारा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ऐसे कुछ हैं। उसमें वाहित मल क्या होता है, ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है, ध्यान देना। वाहित मल क्या है, ठीक। उसके बाद में बायोगैस क्या है, जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर पे हम आए तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है, पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज, प्लाज्मिड्स, जीनी अभियांत्रिकी, ये सब हमारा जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं चैप्टर का नाम थोड़ा बहुत ले लेता हूं, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में आपको इंसुलिन, पारजीनी जंतु, बायोपायरेसी, इन सब के बारे में आपको, क्राई प्रोटीन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। अब शायद पारितंत्र होगा या जीव या समष्टियां, इसमें समष्टि और समुदाय क्या होता है, जीव और समष्टियों में, ठीक है। और सहोपकारिता, परबच्ची, स्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता, ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना, ये जो सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, इन सब पर टिप्पणी करने को आता है मेरे दोस्त, की सहोपकारिता पर टिप्पणी करो, परभक्षी पर, स्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता, जीव और समष्टिया में शायद ये सब टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। सहजीवन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके चैप्टर्स हैं। मरुद्भिद क्या है, पर्यावरण क्या है, पारितंत्र चैप्टर पे हम लोग आते हैं, इसमें पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम, ठीक है। ये ऐसे मैं बताते हुए चल रहा हूं, आप चैप्टर के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के समझ लेना। पारितंत्र के घटक क्या होते हैं, ये सब पारितंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। उत्पादकता एवं अपघटन क्या होता है, पारितंत्र में आपको पारितंत्र होता क्या है, इसके घटक क्या क्या, आखिर पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। उत्पादकता एवं अपघटन क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना होता है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, जैसे एक पिरामिड होता है पारिस्थिति में, उसको, उस पिरामिड के बारे में आपको पढ़ना है, किस जीव को कहां पे रखा गया है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा। थोड़ा बायोलॉजी को आप अच्छे से पढ़िएगा भाई, क्योंकि आगे चलकर भी आपको काम आएगा। सिर्फ बायो नहीं, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जैव विविधता चैप्टर पे आते हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण पे आते हैं, शायद ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें जैव विविधता क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, जैव विविधता होता क्या है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में उपस्थित हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ऐसे ऐसे हमारे देश में काफी राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उनके बारे में पढ़ना होगा। तप्त स्थल, हॉट स्पॉट क्या होता है, वो स्थान जहां की जैव विविधता संकट में होती है, तप्त स्थल कहलाता है, हॉट स्पॉट, फोन वाला हॉट स्पॉट नहीं, ठीक है। बाघ परियोजना क्या है, इसको पढ़ के जाना आपको, ठीक है। इसी में घड़ियाल परियोजना क्या है, अभयारण्य क्या है, रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक जिसमें हमने संकटग्रस्त प्रजातियों का एक बुक हमने बनाया, उसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं, मतलब ये जो हमारा लास्ट चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण, इस चैप्टर से टॉपिक्स तो आने ही आने हैं, तो इनको मिस मत करना मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
74 वन्य जीव क्या है और जैव विविधता संरक्षण क्या है। ये 75 टॉपिक हमारे बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो आज का क्लास अब जाके यहां पे फिनिश हुआ है। मैंने आज के इस क्लास में आपको फिजिक्स सारे टॉपिक्स मैंने बताए, यानी कि फिजिक्स के टॉपिक, ठीक है, शुरू से हम लोग देखते हैं। हमने हिंदी के टॉपिक देखे, ठीक है, इंग्लिश के टॉपिक देखे, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स के टॉपिक हमने देखे, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री के टॉपिक हमने देखे, केमिस्ट्री, ठीक है, और हमने देखा बायोलॉजी का भी टॉपिक हमने देखा। मतलब सारे सब्जेक्ट से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे सबको हमने आज डिस्कस किया। देखो ये सारे के सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। मतलब शायद टॉपिक्स कितने थे वो भी मैं डिस्प्लेन कर देता हूं। हिंदी में शायद हमने 21 टॉपिक देखा, इंग्लिश में शायद 18 टॉपिक, फिजिक्स में हमने शायद 85 टॉपिक देखा है, ठीक है, केमिस्ट्री में 75 और फिजिक्स बायोलॉजी में भी 75, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं। अगर इसको हम ऐड करें तो कितना आएगा, अप्रॉक्स कितना आएगा, देखो 5 5 5 15 15 8 23 23 और 1 24, ठीक है, यानी कि 4 आया, ठीक। अब देखिए 7 7 14 14 8 22 22 और 1 23 23 और 2 25 25 26 27, लगभग 274 टॉपिक हमने देखे। देखो भाई एडिशन में अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूं। 5 5 ये 4 हो गया, ठीक है, हाँ, लगभग 275 टॉपिक हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया। तो भैया ये था हमारा पूरे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। यही टॉपिक पढ़कर आप बहुत अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं। और बाकी के टॉपिक्स मैं आपको बताता रहूंगा, आगे मैं आपकी तैयारी करवाता रहूंगा, ठीक है, जब तक है जान। तो आज के इस क्लास को, आज का ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतनी सी आपसे डिमांड है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।